Hello students, I am here to discuss on the topic of business statistics and analytics, and this is a topic of MBA फर्स्ट सेमेस्टर। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। नाउ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, दीज टू टॉपिक्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट 2 सेशंस। अगले 2 सेशंस में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। स्क्यूनेस, कर्टोसिस आर एन इम्पॉर्टेंट मेज़र ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसमें यूज़ करने में इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और तब हम इसका यूज़ करते हैं अगर हमें डेटा के बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, इवन आफ्टर कैलकुलेटिंग द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो नेक्स्ट स्टेज में हम लोग स्क्यूनेस और कर्टोसिस का यूज़ करते हैं। तो अगले 2 सेशंस में वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। सो सबसे पहले ये समझ लें इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। एक्चुअली स्टैटिस्टिकल मेजर्स जो होते हैं, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, उनको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं। द मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, यू कैन से। सो दीज आर द मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ वेरियस ऑर्डर्स। सो what we can say is that statistical series, they differ from each other in the following 3 ways. In these 3 ways they are different from each other. तो आपस में अगर हम अलग अलग तरह का डेटा लें, तो डेटा में जो डिफरेंसेस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, कैसे कैसे डेटा एक दूसरे से डिफ़र कर सकता है। तो डेटा में डिफ़र विद ईच अदर, और स्टैटिस्टिकल सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस और डेटा सेट्स, दे में डिफ़र विद ईच अदर in the values of the variable around which most of the items are clustered, या फिर कहाँ पर वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। तो कौन सी ऐसी सेंट्रल वैल्यू है, या कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके इर्द गिर्द ज़्यादातर वैल्यूज़ इकट्ठा हैं। एक चीज़ तो ये हम स्टडी कर सकते हैं, और अलग अलग सीरीज़ में ये वैल्यूज़ डिफ़र कर सकती हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं कि ये इस सीरीज़ में ये डिफरेंस है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरे में दूसरी कोई कैरेक्टरिस्टिक है। अब दूसरा जो चीज़ है, दूसरा जो पॉइंट है, क्या डिफरेंस पॉइंट हो सकता है, डिफरेंस किस चीज़ का हो सकता है। द डेटा में डिफ़र इन द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स आर डिस्पर्स्ड अराउंड दिस सेंट्रल वैल्यू। तो पहले स्टेप में जो हम सेंट्रल वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो सेंट्रल वैल्यू कौन सी है। एक तरीका तो ये हो गया डिफरेंस का। उस सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द जो भी डेटा है वो केवल बिल्कुल उससे सटा हुआ है या उससे दूर है, इसके बेसिस पर दूसरा डिफरेंस हो सकता है। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में भी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स आर डिस्पर्स्ड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। तो और कैसे, कितना ऑब्जर्वेशंस का स्कैटर कितना है, ऑब्जर्वेशंस का फैलाव कितना है, ये पता चलता है। तो ये दूसरे तरीके का डिफरेंस हो गया स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बीच में। और तीसरा जो है वो है द डेटा में डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, द स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन द एक्सटेंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग ये भी थोड़ा सा समझेंगे। एक ये पॉइंट यहाँ पर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डेटा, ये है क्या, ये तो समझना ही है। लेकिन एक नॉर्मल जो डेटा हो सकता है, नॉर्मल कर्व या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो सकता है, उससे यहाँ पर हम इतना अभी ये समझ सकते हैं कि जो एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे जिस पर्टिकुलर डेटा सेट को हम स्टडी कर रहे हैं, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डेविएशन है। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में ऑल्सो डिफ़र विद ईच अदर, हम उनको कंपेयर करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और उस कंपैरिजन के बेसिस पर हम ये देख सकते हैं या पता कर सकते हैं कि इनमें क्या अंतर आपस में है। तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, और इसके बेसिस पर एक्चुअली हम कह सकते हैं जो पहला पॉइंट हो गया डिफरेंस का, दैट इज़ मेज़र ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो स्टैटिस्टिकल मेज़र्स भी जो हैं वो 3 कैटेगरीज़ में इस तरह से बांटे जा सकते हैं। मेज़र्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जो कि ये पता करेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके इर्द गिर्द बाकी सारी ऑब्जर्वेशंस, बाकी सारे वैल्यूज़, आइटम्स इकट्ठा हैं। वो वैल्यू हो गई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड ब्रॉडली। लेकिन दूसरा जो है वो हो गया कि एक्सटेंट टू विच द वैल्यूज़ आर
डिस्पर्स्ड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, तो जो भी बीच की वैल्यू हो गई, बाकी वैल्यूज़ उससे उसके कितना पास हैं या उससे कितनी दूर हैं, ये जब हम जानना चाहते हैं तो हम कैसे पता करेंगे? दे आर मेजर्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो गए, मेजर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। और तीसरी चीज़ जो हो गई वो हो गई डिफ़र इन द एक्सटेंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हैं मेजर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर, जो कि हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। पहले आप लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड के बारे में जान चुके हैं। पहले आप लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं, विच आर स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये सारे जो हैं, या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी, ये सब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो गए। अब जब भी कभी अगर ऐसा हो कि फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की भी ज़रूरत पड़े, फर्दर स्टडी की भी ज़रूरत पड़े, केवल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से काम न चल पा रहा हो, तो हम फर्दर ये पता करेंगे कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे डेविएशन कितना है, साइडवेज भी यानी कि स्क्यूनेस, और हाइट वाइज भी यानी कि कर्टोसिस। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग ये देख लें कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल कर्व क्या होता है। नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बस थोड़ा सा इसके बारे में बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लें। पहली चीज़ तो ये है कि नॉर्मल कर्व इज़ अ, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी, इट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व। इट इज़ अ कर्व इन द शेप ऑफ अ बेल। जिस तरह से मंदिर की घंटी होती है वैसा ही कुछ शेप होता है, पूरी तरह से सिमेट्रिकल। अब ये एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि नॉर्मल कर्व इज़ सिमेट्रिकल, लेकिन सिमेट्रिकल का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल भी होगा। तो सारे नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल होते हैं, सिंपल ऐसे समझ लें, बट नॉट ऑल सिमेट्रिकल कर्व्स मे बी नॉर्मल। ठीक है, ये कर्व जो है ये नॉर्मल भी है और सिमेट्रिकल भी है। नॉर्मल कर्व की एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो हम ध्यान रखेंगे। ये हमारा कर्व है, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हो जाएंगी और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी। इस कर्व में ऑब्वियस सी बात है जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट हो गया, वो मोड की वैल्यू होगी। लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिकल कर्व है इसलिए यही सेंट्रल वैल्यू जो है यही मीन भी होगा और यही मीडियन भी होगा। तो ये जो पॉइंट है यही हमको मीन भी दे रहा है। आई राइट इट हियर क्लियरली, मीन भी इसी पॉइंट पर है, मीडियन भी यहीं पर है और मोड भी इसी जगह पर लाई करेगा। तो ये एक नॉर्मल कर्व की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि मीन और मीडियन और मोड ये तीनों ही एक दूसरे के हमेशा बराबर रहेंगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल कर्व। आगे भी हम लोग इसको रेफरेंस देंगे। नॉर्मल कर्व इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ काफ़ी कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नॉर्मल कर्व्स के ऊपर ही बेस्ड होती है। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इन अ नॉर्मल कर्व मीन, मीडियन एंड मोड ऑल आर इक्वल टू ईच अदर ऑलवेज, एंड इट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व। तो नॉर्मल कर्व ये है। अब स्क्यूनेस के बारे में जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, या जो थर्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, मेजर्स, स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर, इसमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस दोनों ही हैं। तो दोनों में हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे उसमें अब ये ध्यान देना होगा, जो पॉइंट लिखा था कि measures, statistical measures of the third order study how that particular data set is different from a normal curve। तो नॉर्मल कर्व से किस तरह से डिफरेंट है। नॉर्मल कर्व से कोई भी स्टैटिस्टिकल कर्व, स्टैटिस्टिकल डेटा का कर्व जो है वो दो तरह से अंतर उसका हो सकता है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंस हो सकता है, तो ये नॉर्मल कर्व जो है इससे टिल्ट हो जाए, लेफ़्ट की तरफ टिल्ट हो जाए या राइट की तरफ टिल्ट हो जाए, तो वो एक डिफरेंस हो सकता है, एक तरह का डिफरेंस। लेफ़्ट की तरफ टिल्ट है या राइट की तरफ टिल्ट है, ये जानने के लिए हम लोग समझते हैं, स्टडी करते हैं स्क्यूनेस की।
तो स्क्यूनेस से हमें पता चलता है कि कर्व लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है कि राइट की तरफ टिल्टेड है। और कर्टोसिस से पता चलता है कि कर्व जो है वो नॉर्मल कर्व से फ्लैट है, नॉर्मल कर्व से टॉल है, या नॉर्मल कर्व जितना ही है। तो अगर नॉर्मल कर्व जैसा ही कर्व है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डेविएशन, हॉरिजॉन्टल डेविएशन नॉर्मल कर्व से नहीं है तो स्क्यूनेस 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली कुछ डेविएशन है तो स्क्यूनेस की कुछ वैल्यू आएगी। इसी तरह से नॉर्मल कर्व से ज़्यादा हाइट वाला कर्व है या कम हाइट वाला कर्व है तो कर्टोसिस की कुछ वैल्यू हमको मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा और कायदे से कर्व्स के या ग्राफ के थ्रू ही समझ लें तो ये एक पॉजिटिवली स्क्यू कर्व हो सकता है। इसमें और पिछले कर्व में आप डिफरेंस देख सकते हैं, वो पूरी तरह से सिमेट्रिकल था, जबकि ये वाला कर्व एक तरफ को टिल्टेड है, ये वाला कर्व राइट साइड को थोड़ा सा लंबा हो गया है, उधर डेटा बढ़ जाएंगे। तो इसमें इसका मतलब है अब क्या होगा कि मोड तो यही होगा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहां पर है वही मोडल वैल्यू हो जाएगी, लेकिन मीन यहां पर अब वहां से मोड से दूर हो जाएगा। मीन कहीं इस तरफ आ जाएगा, ये मीन की वैल्यू हो जाएगी, और मीडियन की वैल्यू इनके दोनों के बीच में कहीं आएगी। तो ये वैल्यू है बीच में दोनों के मीडियन की, जो कि नॉर्मल कर्व के केस में तीनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे थे, यहां पर तीनों की वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। अब सबसे बेसिक तरीका एक्चुअली स्क्यूनेस कैलकुलेट करने का क्या होता है, वो ये होता है कि हम मीन और मोड के बीच का अंतर देख लें। नॉर्मल कर्व में मोड और मीन क्योंकि सेम है, इसलिए कर्व स्क्यू बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि मोड और मीन अलग अलग हो गए हैं तो कर्व में स्क्यूनेस या थोड़ा तिरछापन आ गया है। स्क्यू मीन्स तिरछा, सिमेट्रिकल नहीं रह गया है, कुछ तिरछापन आ गया है। तो तिरछापन क्या है और वो तिरछापन कैसे है? अगर हम मीन से मोड को घटाएंगे, मीन से मोड का डिफरेंस देखेंगे, तो मीन आप देख सकते हैं एज यू मूव टुवर्ड्स द राइट द वैल्यूज विल बी इंक्रीजिंग। तो इन दिस केस मीन इज greater than mode. Actually we can say mean is greater than median and it is greater than mode. Positively skewed distributions में ऐसा होगा। और जब हम इसका मतलब है मोड में से मोड को मीन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मोड को मीन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन minus mode, this will be a value greater than 0. ये 0 से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इसलिए ये कर्व पॉजिटिवली स्क्यू है। इसके बाद देखना है जो दूसरे तरफ अगर होता है नेगेटिवली स्क्यू। नेगेटिवली स्क्यू अगेन यहाँ पर मोड की वैल्यू हो गई, मीन काफ़ी खिसक जाएगा और मोड इन दोनों के मीडियन इन दोनों के बीच में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अब ये कर्व लेफ्ट की तरफ स्क्यू है, इसलिए मीन लेफ्ट की तरफ खिसक गया, यानी कि अब मीन मोड से छोटा हो गया। मीन मोड से छोटा हो गया, इसका मतलब अब जब हम निकालेंगे वैल्यू मीन माइनस मोड, दिस विल बी लेस देन 0। ये 0 से छोटा होगा और ये क्योंकि 0 से छोटा हो गया, इसका मतलब है दिस कर्व इज नेगेटिवली स्क्यू। यू कैन से दिस कर्व इज नेगेटिवली स्क्यू और दिस कर्व इज स्क्यू टुवर्ड्स लेफ्ट। ये बाईं तरफ को तिरछा हो गया है, दाहिनी तरफ नॉर्मल की तरह है, बाईं तरफ तिरछा हो गया है, नेगेटिवली स्क्यू। तो इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं या समझते हैं या डिफरेंस देखते हैं पॉजिटिवली स्क्यू, नेगेटिवली स्क्यू और नॉर्मल कर्व्स में।
और इसके बेसिस पर जो सिंपलेस्ट तरीका है स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने का वो है फर्स्ट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली। तो स्क्यूनेस की वैल्यू हो गई मीन माइनस मोड निकाल लीजिए, या मीन माइनस मीडियन निकाल लीजिए, या फिर मीडियन माइनस मोड निकाल लीजिए। सो दीज आर द फर्स्ट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। मीन माइनस मोड, अगर नॉर्मल कर्व है तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस जीरो होगा, स्क्यूनेस की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर पॉजिटिवली स्क्यू है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि पॉजिटिवली स्क्यू कर्व हो गया। वैल्यू से भी पता चल रहा है पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिवली स्क्यू कर्व, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिवली स्क्यू कर्व। लेकिन इनको बस एक इंडिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं द रिलेटिव मेजर्स और द कोएफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस। आपको ध्यान रखना है स्टैटिस्टिक्स में कोएफिशिएंट टर्म का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टैटिस्टिक्स में कोएफिशिएंट्स की एप्लीकेबिलिटी भी एब्सोल्यूट मेजर्स से ज़्यादा होती है, क्योंकि कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। तो अगर हम जो फर्स्ट मेजर्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। किसी एक सीरीज़ में हमने निकाला मीन माइनस मोड, किसी दूसरी सीरीज़ में निकाला मीन माइनस मोड, उससे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि किस सीरीज़ में ज़्यादा स्क्यूनेस है, किस में कम स्क्यूनेस है, क्योंकि वैल्यूज़ जो भी मीन और मोड की होंगी, बड़ी वैल्यूज़ होंगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर बड़ी वैल्यू आ जाएगी, आंसर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा बड़ा आएगा। तो दैट इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ एक्चुअली द कंपैरिजन। लेकिन रिलेटिव मेजर्स या कोएफिशिएंट में रेशियो का यूज़ किया जा रहा है, और इसलिए इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हम लोग करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो दीज रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस बेसिकली ये तीन जो हम लोग यूज़ करते हैं। और स्क्यूनेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की जो के लिए जो सिंबल है वो हम लोग जे यूज़ करते हैं, स्मॉल जे। तो जे इज़ इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, डेल्टा जेड और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो ये जो वैल्यू है ये एक अच्छा मेज़र एज़ कंपेयर टू द फर्स्ट मेज़र्स माना जाता है। कभी कभी इसी तरीके से जैसे ऊपर जो भी तीन चीज़ें हैं, मीन माइनस मोड है तो मीन माइनस मोड को डेल्टा जेड से डिवाइड कर दिया, यानी कि मीन माइनस मोड को मीन डेविएशन फ्रॉम मोड से डिवाइड कर दिया। मीन माइनस मीडियन अगर ले रहे हैं तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से डिवाइड कर सकते हैं, और अगर मीन माइनस मोड ले रहे हैं तो भी हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का यूज़ करते हैं। बट नाउ ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कई सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं, लेकिन ये भी बेसिक फॉर्मूले ही हैं। ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फॉर्मूला है, जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है स्क्यूनेस का, और जिसको कि हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे, दैट इज़ द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है, कार्ल पियर्सन इज़ ग्रेट स्टैटिस्टिशियन जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रखा है स्टैटिस्टिक्स के एरिया में। कई सारे फॉर्मूले दिए हैं, और हर करीब हर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के एरिया में इनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो स्क्यूनेस के लिए ही डिवाइज्ड दिस फार्मूला, क्योंकि अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हम लोग डिस्पर्जन की बात करते हैं तो डिस्पर्जन से डिवाइड किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कर क्या रहे हैं हम लोग, जो फर्स्ट मेजर्स थे, स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, और जो सेकेंड ऑर्डर है डिस्पर्जन, उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो सेकेंड ऑर्डर में जो सबसे अच्छा मेज़र माना जाता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसलिए हम लोग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जब निकालते हैं तो एज गिवन बाय कार्ल पियर्सन, जो फॉर्मूला है वहाँ पर पी स्टैंड्स फॉर पियर्सन, इज़ गिवन बाई मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मूला फॉर स्क्यूनेस। इसके अलावा एक और वैसे तो मेथड देखेंगे, लेकिन ये सबसे अच्छे में से माना जाता है। अगर मोड इल डिफाइंड है, यानी कि मोड का कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग आप एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड के बेसिस पर कार्ल पियर्सन्स का जो फॉर्मूला है वो 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मीन का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। कभी कभी मीन का कैलकुलेशन हो सकता है पॉसिबल नहीं है, ओपन एंडेड सीरीज़ में मीन का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पर हम लोग के पास 2 और फॉर्मूले हैं। बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, जो कि बेस्ड है, आप देख सकते हैं, ऑन क्वार्टाइल्स एंड
मीडियन। क्वार्टाइल और मीडियन के बेसिस पर बेस्ड होता है बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो उनके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि स्क्यू है सीरीज़, नहीं है तो किस तरफ है। और कभी कभी इसी से रिलेटेड या इसका थोड़ा एक्सटेंशन एक कह सकते हैं, केली का फार्मूला है। दीज टू ऑल्सो हैव मेड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो केली का फार्मूला जो है वो डेसाइल्स के ऊपर और परसेंटाइल्स के ऊपर बेस्ड है। D1 और P10 बराबर ही होते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। D9 और P90 बराबर ही होते हैं, और D5 और मीडियन और P50 और सेकेंड क्वार्टाइल ये भी सब एक दूसरे के बराबर ही होंगे। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है बाउली और केली के फार्मूले में? बाउलीज फार्मूला जो है वो बीच के 50% ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर कर रहा है। केलीज फार्मूला जो है वो बीच के 80% ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर कर रहा है। तो दैट मीन्स इट इज़ स्लाइटली बेटर दैन द बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। लेकिन इन दोनों में से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों का यूज़ तब लेकिन किया जाएगा जब मीन का कैलकुलेशन संभव नहीं है। सिंपल टर्म्स में अगर ओपन एंडेड सीरीज़ है तो। अब कुछ और जो फार्मूले हैं स्क्यूनेस के, दो फार्मूले हम और देखेंगे, और वो भी इम्पॉर्टेंट हैं इन द सेंस दैट दे आर ऑल्सो बेस्ड अपॉन मीन इट्सेल्फ। उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको जानने की ज़रूरत है अबाउट दी मोमेंट्स अबाउट मीन। मोमेंट इज़ एक्चुअली अ टर्म फ्रॉम साइंस और फिज़िक्स। फिज़िक्स में मोमेंट की हम लोग बात करते हैं। मोमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी एक पॉइंट के अराउंड फोर्स लगाया जा रहा है तो किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और उससे डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है फोर्स के एप्लीकेशन का, उसका जो प्रोडक्ट है वो मोमेंट होता है। तो अगर फोर्स बढ़ा दें या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम अगर दूर कर दें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बढ़ा दें, तो कम फोर्स से भी हम ज़्यादा एफर्ट हम उससे उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मोमेंट की बात है। मोमेंट का बात है कि सेंट्रल वैल्यू से कितना डिफरेंस है, वो मोमेंट हो गया। तो सेंट्रल वैल्यू से बाकी वैल्यूज़ का कितना डिफरेंस है, यानी कि x माइनस एक्स बार। एक्स बार इज़ द सेंट्रल वैल्यू और x इज़ द वैल्यू जो कि एक्चुअल सीरीज़ की वैल्यूज़ हैं। तो उनसे जो डिफरेंसेस हैं, तो पहला मोमेंट जो है μ1, मोमेंट्स आर डिनोटेड बाई μ1, और μ1 आर डिनोटेड बाई μ1 हो गया फर्स्ट मोमेंट, μ2 सेकेंड मोमेंट, μ3 थर्ड मोमेंट, सिमिलरली फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से मोमेंट्स निकाल सकते हैं। अभी केवल हम लोगों ने यहाँ पे 4 मोमेंट्स लिए हैं, क्योंकि इन 4 की ही हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो μ1 क्योंकि केवल x से सारी डिफरेंसेस ले रहा है, उनको ऐड कर दे रहा है, इसलिए μ1 की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। μ2 आप देख सकते हैं, इफ़ यू रिमेंबर द फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उससे मिलता जुलता फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है, देयरफॉर μ2 विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस। μ3 इसी तरह से हमने डेविएशंस के क्यूब कर दिए और उनको ऐड कर दिया, और μ4 डेविएशंस के फोर्थ पावर करके उसको ऐड कर दिया, और इसी तरीके से, और उसका फिर मीन निकालेंगे, और इसी तरह से बाकी भी हम मोमेंट्स निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूलों को समझने की ज़रूरत इसलिए है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज 4 मोमेंट्स बिकॉज द नेक्स्ट फॉर्मूले फॉर मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस के भी जो फॉर्मूले हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो जो अगला फार्मूला हमें देखना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, इट इज़ डिनोटेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हियर इज डिनोटेड बाय β1। β1 is given by mu cube by mu square, तो divided by mu2 cube. I repeat, β1 is given by mu3 square by mu2 cube. तो इसका मतलब एक चीज़ ये है जो बगल में लिखा है, β1 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि mu2 नेगेटिव नहीं होगा, और μ3 अगर नेगेटिव होगा भी तो μ3 का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, तो β1 कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब है ये ऐसी स्क्यूनेस की वैल्यू है जो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो हमारे लिए बहुत काम की नहीं होती है, इसलिए हम γ1 का यूज़ करते हैं, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ β1, देयरफॉर इट विल बी गिवन बाई μ3 अपॉन μ2 टू द पावर 3/2। तो μ2 टू द पावर 3/2 तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन μ3 नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो उसी के हिसाब से γ1 की वैल्यू भी आ जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि कर्व स्क्यू है या नहीं है, और अगर स्क्यू है तो किस तरफ है।
और फिर इसी के बेसिस पर जो कर्टोसिस के मेजर्स हमारे हैं वो भी समझना ज़रूरी है। तो कर्टोसिस के लिए जो फॉर्मूला है, कर्टोसिस का मतलब है कि कितना ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व और कितना नीचे की तरफ जा रहा है। तो बीटा 2 इज़ द मेज़र फॉर कर्टोसिस। बीटा 2 इज़ इक्वल टू म्यू 4 बाई म्यू 2 स्क्वायर। बीटा 2 इज़ म्यू 4 बाई म्यू 2 स्क्वायर। म्यू 4, म्यू 2, म्यू 3, ये सारे फॉर्मूले अभी हम लोगों ने जो देखे थे वही कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर रख देना है। नाउ बीटा 2 इज़ म्यू 4 बाई म्यू 2 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू अगर नॉर्मल अगर सिमेट्रिकल कर्व है तो इसकी वैल्यू 3 आती है। तो इसलिए थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाई करके दूसरा एक ले लेते हैं। इट इज़ नोन एज गामा 2। गामा 2 इज़ गिवन बाई बीटा 2 माइनस 3। गामा 2 इज़ गिवन बाई बीटा 2 माइनस 3। सो इफ गामा 2 बीटा 2 की वैल्यू अगर 3 है जैसा कि मैंने बताया तो कर्व नॉर्मल होगा, और गामा 2 की वैल्यू अगर 0 है तो कर्व नॉर्मल होगा, जिसको कि हम दूसरा नाम देते हैं मीजोकर्टिक। मीजोकर्टिक का मतलब है नॉर्मल कर्व जितनी ही हाइट है। बीटा 2 की वैल्यू अगर कम है 3 से और गामा 2 की वैल्यू अगर 0 से कम है, नेगेटिव है, तो कर्व नॉर्मल कर्व से चपटा है, फ्लैट है। और बीटा 2 की वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा है और गामा 2 की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है तो कर्व जो है वो बोलते हैं हम उसे लेप्टोकर्टिक, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा ऊंचा कर्व इसको माना जाता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि स्क्यूनेस से क्या फ़ायदा हमको मिला, स्क्यूनेस से हमको पता चल गया कि नॉर्मल कर्व से हॉरिजॉन्टली कितना डेविएट कर रहा है कर्व, एन इम्पॉर्टेंट मेज़र, एन इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिकल मेज़र इट इज़। और कर्टोसिस से हमको पता चल रहा है कि नॉर्मल कर्व से वर्टिकली कितना डेविएट कर रहा है हमारा कर्व। तो नॉर्मल कर्व अगर हम थोड़ा सा देख लें, ये अगर नॉर्मल हो गया, इससे ऊंचा कर्व है अगर, तो ये लेप्टोकर्टिक हो जाएगा, और इससे फ्लैट कर्व अगर है तो ये मीजोकर्टिक हो जाएगा, सॉरी ये प्लेटिकर्टिक हो जाएगा। तो फ्लैट वाला प्लेटिकर्टिक, ऊंचा वाला लेप्टोकर्टिक, और बीच वाला जो है वो नॉर्मल कर्व या मीजोकर्टिक है। तो जब भी अगर कुछ स्क्यूनेस और कर्टोसिस के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगले सेशन में हम लोग उनके बारे में कुछ न्यूमेरिकल देखकर उसको भी समझेंगे। एक कंक्लूज़न आपको ये भी निकालना चाहिए, चाहे नहीं भी लिखा है, कि ये कर्व स्क्यू है तो पॉजिटिवली है या नेगेटिवली स्क्यू है। अगर कर्टोसिस की तरह अगर कर्टिक है तो वो प्लेटिकर्टिक है या लेप्टोकर्टिक है या फिर नॉर्मल कर्व को ही की हाइट का ही है। ये सारे कंक्लूजन्स भी आपको बताने चाहिए। तो दिस इज़ गोइंग टू कंप्लीट एक्चुअली आवर डिस्कशन ऑन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये भी एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं ऑफ द फ्लैटनेस और द टॉलनेस ऑफ अ कर्व। तो सबसे टॉल वाला जो है वो, जैसा कि अलग एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, वो लेप्टोकर्टिक है, बीच वाला मीजोकर्टिक है, और फ्लैटेस्ट वाला जो है वो प्लेटिकर्टिक कर्व है यहाँ पर। सो थैंक यू ऑल, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस।